Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's ongoing topic is purchase foundations, and today's topic is purchase strategies and negotiation. So let's start the subject with your instructor Archit. तो अब आगे अगर हम चलें तो परचेज स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, परचेज स्ट्रैटेजी दो तरह से कर सकते हैं, या तो अपनी परचेजेज आप ग्लोबल कर सकते हैं या लोकल कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबल परचेज करने जा रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड सोर्सिंग में आपको बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, आपको बेस्ट प्राइसेस मिल जाती है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कहाँ पर क्या प्राइसिंग चल रही है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का आपको पता लग जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ पता लगती हैं, वो अपनी प्रोडक्शन कैसे चला रहे हैं, कौन कौन सी मशीन्स वो यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से लॉजिक बेस्ड सिस्टम्स हैं उनके पास, कौन सी अच्छी मशीनें हैं। तो ये आपका एक नॉलेज बेस इन्हांस करता है। आप समझ पाते हैं कि वो आप जो कर रहे थे आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो ये आपका एक नॉलेज इंक्रीज़ करती है अगर आप बाहर की सोर्सिंग में जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोसेसेस भी होती हैं जो आपको पता लग जाएगा कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में कैसे इवॉल्व करके कैसे हम बेटर अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर हम उसको इन हाउस बनाना चाहें तो। लेकिन अगर आप ग्लोबली जाते हैं तो उसके साथ कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप बाहर से प्रोक्योर करते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है, इसके डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें एजेंसीज आपकी इन्वॉल्व होंगी बहुत सारी, इंश्योरेंस आपका इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ आपके सी टर्म्स आ जाते हैं जब बाहर से प्रोक्योर कराते हैं बल्क में, तो सी में एक एरिया आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ सी, जहाँ पर लॉ ऑफ सी चलता है। वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कोई भी आपका कंटेनर लॉस होता है पूरी शिप में से, तो उसका एवरेज निकाल के जितने भी उसके मतलब जितने जितने लोगों का भी उसमें मटेरियल है वो सब लोग उसका लॉस बियर करते हैं। इसलिए इंश्योरेंस इसमें बहुत ज़्यादा प्ले करता है, हर एक आदमी को इंश्योरेंस कराना पड़ता है, तो वो भी आपका एक एडिशनल कॉस्ट है। पैकेजिंग कॉस्ट आपकी लग जाएगी, जैसा आपका प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट भी ड्रिवन होगी। डिफरेंट टैक्सेस लग जाते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि और सबसे बड़ी लैंग्वेज डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फाइनल आता है टाइम, लीड टाइम आपका बढ़ जाता है। जो लीड टाइम मेन होता है वो आपकी इन्वेंट्रीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, कि अगर आपका लीड टाइम बढ़ जाता है तो आपको बल्क में ऑर्डर करके आपको होल्डिंग कॉस्ट इन्वेंट्री की बढ़ानी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल क्राइटेरिया है। देखिए, वर्ल्ड वाइज सोर्सिंग के सक्सेस क्या है, क्लियरली डिफाइन दी प्रोसेस। अगर आप इसको रिजॉल्व कैसे कराना चाहेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप प्रोसेस एकदम डिफाइन कर लीजिए, अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए कि आप ब्लैंकेट ऑर्डर्स की तरफ जाएंगे या आप नॉर्मल ऑर्डर्स की मास प्रोडक्शन ऑर्डर्स की तरफ जाएंगे, आप लॉट साइज के हिसाब से अपने परचेज ऑर्डर को ब्रेक करना चाहेंगे, कैसे आप साइकिल्स में ब्रेक करेंगे, कैसे आप ऑर्डर प्लेस करके मटेरियल मंगवाएंगे, क्या आपके रूल्स रहेंगे, क्या क्या आपकी ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, कौन से ट्रांसपोर्टर्स रहेंगे, आप इंश्योरेंस कैसे बिल्ड करेंगे, उसके लिए आप थर्ड पार्टी या आउटसोर्स कैसे करेंगे इस प्रोसेस को। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए प्रॉपरली। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आप रिक्योरमेंट करें। जो मैंने आपको बताई थी, एक सेंट्रलाइज परचेजिंग होती है, एक डिसेंट्रलाइज होती है। सेंट्रलाइज परचेजिंग रहेगी तो सारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सेंट्रलाइज में ही होगी, सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा आपका। कम्युनिकेट इफेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से, जो मैंने बताया कि बहुत सारे सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बात गलत ऑर्डरिंग भी हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में, इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जो आपका कोऑर्डिनेटर है उसको जितने भी कम्युनिकेशन मोड्स हैं उसमें अपना कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहिए, चाहे वो वर्बली बात कर रहा है उसको हमेशा डॉक्यूमेंट, चाहे वो ईमेल के थ्रू कर रहा है, चाहे आपका कोई इंटरनल ऐसा सिस्टम है जो आपकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो एक पोर्टल हो, उस पोर्टल के बेसिस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है तो कंपनी में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। इसीलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्किल्ड पर्सन का होना विद द सपोर्ट ऑफ गुड टेक्नोलॉजी, अगर आपको कहीं ऑर्डरिंग करनी है तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कमोडिटी कैटेगरी में। इसमें क्या होता है, कमोडिटी कैटेगरी बेसिकली जैसे आप एक ऑटोमोबाइल में, तो आपके लिए स्टील बहुत एक कमोडिटी है, वो एक उसके लिए बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, लेकिन वो आपके बिजनेस के लिए बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि उसके बिना आपका बिजनेस चलेगा नहीं, आपकी रॉ कमोडिटी है वो। और उसमें ही आपकी परचेज आप उसकी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप बल्क परचेज की उसके डिस्काउंट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आपके आइटम्स ऐसे कौन से हैं आपकी पूरी बॉम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेंड एनालिसिस करनी पड़ेगी। स्पेंड एनालिसिस में क्या होता है, ट्रैकिंग एंड कैटेगराइजिंग ऑल द मनी स्पेंड ऑन परचेजेज थ्रू आउट द ईयर।
इसमें बेसिकली आप थ्रू आउट द ईयर में परचेजेस अपनी निकालिए, उसको कैटेगरी वाइज बांटिए, रीजन वाइज, कॉस्ट वाइज, तब आप एक आइटम की कॉस्ट निकाल पाएंगे। जो कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपकी जहाँ इन्वॉल्व है, जहाँ आपका 80-20 प्रिंसिपल भी लग सकता है, इसमें आप पैरेटो एनालिसिस लगा दीजिए, आप ABC के हिसाब से इसको कैटेगराइज करा लीजिए। जब आप ये डिफरेंट इसमें टेक्नोलॉजी लगाए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये वाली कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और इसमें आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखिए, जिसमें आपकी टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व हो, जो आपकी लैंडेड कॉस्ट है, तो वो आपको पता लग जाएगा। उसके हिसाब से आप डिसीजंस ले सकते हैं। ये कॉस्ट, क्योंकि जब आप मेजर कॉस्ट पे ध्यान देंगे तभी आप कॉस्ट इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं एज ए परचेज एग्जीक्यूटिव और परचेज जो भी डिसीजन मेकर। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब फाइनल आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या है, प्रिपेयर फॉर नेगोशिएशन। बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि सप्लायर से हम सारी इन्फॉर्मेशन ले देंगे, उन्हीं से वर्क ब्रेकडाउन कॉस्ट ले लेंगे, उन्हीं से ही उनकी टेक्नोलॉजी ले लेंगे, उसके हिसाब से उन्हें एसेस कर देंगे। ऐसा नहीं है। जब भी आप सप्लायर के नेगोशिएशन के लिए जाएं तो अपना रोड मैप एक बना के जाइए, अपना प्लान एक पहले बना के जाइए, अपनी टारगेट प्राइसिंग सेट करके जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट्स आप स्टैंडर्डाइज कर दीजिए कि मेरी ये डिलीवरी साइकिल्स रहेंगी, ये स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, और अगर इसमें कोई लाइन नहीं कर रहा है तो मैं इसके नीचे नहीं जाऊँगा, मैं वॉकआउट कर जाऊँगा। वॉकआउट हर को अपना डिसाइड करना चाहिए नेगोशिएशन से पहले। सप्लायर भी करता है और आपको भी करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो सप्लायर होता है उसके रोड मैप पे चलते हैं, और जैसे आपको सप्लायर ड्राइव करना चाहता है आप वैसे ही करते हैं। इसीलिए नो व्हाट यू वांट एंड एंटिसिपेट व्हाट द सप्लायर वांट्स, दोनों की आप चीज़ें जानिए, क्योंकि सप्लायर को बिजनेस चाहिए और आपको एक वैल्यू प्रोडक्ट चाहिए विद मिनिमम प्राइस। यही दोनों के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपके और भी हो सकते हैं कि आपको नया प्रोडक्ट बनाना है, आपको डिलीवरी टाइम इंप्रूव करना है, सही टाइम पर मार्केट में लॉन्च करना है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है। क्रिएट अ नेगोशिएशन प्लान, डेवलप ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, gather relevant information, understand the seller's objective and take a position on each factor। आप हमेशा स्टैंड अपना लेके चलिए अपने पैरामीटर्स के हिसाब से, जिसमें आपने अपना एक मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड करके चलिए। इसी रेंज में मैं रहूँगा, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करूँगा। अगर मैंने मिनिमम अचीव कर दिया तो मेरे लिए बहुत अच्छा परसेंटेज इंप्रूवमेंट है, लेकिन मैं मैक्सिमम से अगर ऊपर जा रहा है तो मैं वॉकआउट कर जाऊँगा। आई विल गो फॉर दी अनदर सप्लायर, because it usually costs less to avoid getting into trouble than to pay for getting out of trouble। ये बहुत अच्छी सेट है ये ब्राउन एटर्नी ने जो कहा है कि आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपने सब कुछ ऐसे ही जाने दिया तो आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी वो आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन एक साथ आएंगी और वो आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकती हैं। वहीं पर आपकी चीज़ आती है परचेज एग्रीमेंट। परचेज एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं कंसीडरिंग दी वॉल्यूम्स ऑफ योर बिजनेस और वॉल्यूम्स ऑफ योर परचेजेस। ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर्स पे जा रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे। प्राइस एग्रीमेंट्स में जा रहे हैं कि आपने एक पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पीरियड डिसाइड कर लिया, उससे आप नीचे नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और परचेज एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं एक बिज़नेस के लिए। अगर आपको एक अच्छी परचेज स्ट्रैटेजी बनानी है तो परचेज एग्रीमेंट में ही आप सब कुछ डालिए, अपने पीओ टर्म्स में आप सब कुछ डालिए और पहले ही से सारी चीज़ डिफाइन करके रखिए जिससे आपको लेटर स्टेज में प्रॉब्लम ना आए। चाहे आपके वो डिलीवरी शेड्यूल्स हों, चाहे पेमेंट टर्म्स हों, आप फर्दर पहले ही नेगोशिएट कर लीजिए। और देखिए नेगोशिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट आता है ट्रेड ऑफ, और ट्रेड ऑफ तभी डिसाइड होगा जो मैंने आपको बताया कि पहले से अगर आप अपना रोड मैप तैयार करके रखेंगे कि आप क्या चाहते हैं और आप कितना सप्लायर को ड्राइव कर पाएंगे अपने चाहने की तरफ, और कहाँ आप उस चीज़ को छोड़ देंगे अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हुए। तो जो वाई एनालिसिस है वो आप ज़रूर करके जाइए, अपने रोड मैप तैयार करके जाइए बिफोर नेगोशिएशन। यही मेरा सजेशन है। थैंक यू। मुझे लगा आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मैं आगे आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिए, जो मेरे नए वीडियोस होंगे वो आपको ट्रिगर होंगे। थैंक यू।